देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और आज जिस घटना से मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये घटना मेरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी कयामत साबित हुई थी, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक कयामत आई थी, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। आज जब भी मैं उस पास्ट के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ एक बेहद ही रोमांचक और डरावना किस्सा। दोस्तों, ये तब की बात है जब कोरोना काल का वक्त चल रहा था और उस कोरोना काल के अंदर मेरी दुकान भी पूरी तरह से ठप हो गई थी, यानी कि दुकान बहुत कम चलती थी और जिस वजह से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन रहने लगा था। और अब मैं इतना ज़्यादा पक चुका था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई। उसने मुझे एक ऐसे काम के बारे में बताया जो रात में करना था। दरअसल उस काम के दौरान मुझे हमेशा 17 नारियल लेकर समंदर किनारे जाना था। हमारे गांव से वो समंदर बहुत ज़्यादा दूर था और वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता था। लेकिन उस काम के अंदर एक ही शर्त थी और वो ये थी कि मुझे नारियल की डिलीवरी करने के लिए बहुत जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। ऐसे में मैं मजबूरी में आकर इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। जब मुझे पता चला कि 1 महीने की एक अच्छी खासी सैलरी है, तो मैं खुद पे खुद इस काम को करने के लिए तैयार हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसी दिन से इस काम को करना स्टार्ट कर दिया था। मेरा दोस्त नकुल, जिसने मुझे काम बताया था, उसने बताया कि वो भी इस काम को 1 महीने कर चुका है, लेकिन 1 महीने के अंदर वो काम उसे कुछ ठीक नहीं लगा, जिस वजह से उसने उस काम को छोड़ दिया। लेकिन मैं उस काम को ऑलरेडी कर सकता हूँ, मेरे लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सुनकर मैंने सोचा कि चलो अब इस काम को अंजाम देकर ही देख लेते हैं। जब मैंने इस काम को करने की कोशिश की तो मुझे शुरुआत में ही पता चला कि पहले तो मुझे इस बड़े से काम को अंजाम देने के लिए एक इंटरव्यू देना होगा और उस इंटरव्यू के दौरान मुझे काफ़ी सारे सवालों का जवाब देना है। वो सवाल इतने ज़्यादा हार्ड होंगे कि मुझे काफ़ी सोच समझ कर ही उनका जवाब देना होगा। और अब मुझे ये काम तो करना ही था, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गया। फिर वो पहली रात थी जब मैं काम पर पहुंच गया था और जैसे मैं काम वाली जगह पर पहुंचा तब मेरी मुलाकात वहां के एक आदमी से हुई। वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था और वो एक बाइक पर बैठा हुआ था। फिर जैसे मैं उसके पास गया तो उस आदमी ने कहा, देखो भाई साहब, इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आएगी। अगर काम को करने के लिए पूरी तरह से श्योर हो तभी काम को करना है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इस काम के अंदर काफ़ी वक्त बिताया है। फिर जब मैंने उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि अब उसकी जॉब कहीं और लग गई है और अब वो ये काम नहीं करना चाहता। भले इस काम के अंदर लोग मुसीबत का साया बताते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे कमा कर खाना है तो किसी भी काम को अंजाम देना होगा। और उसके बाद मैंने उस काम को करने से एग्री कर दिया। और फिर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, जो नारियल तुम्हें दिए जाएंगे उस नारियल को कहीं भी नहीं रखना है। भूलकर भी अगर तुमने इन्हें रख दिया तो तुम मारे जाओगे। अगर गलती से तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे साथ काफ़ी गलत हो जाएगा। फिर उसने मुझसे एक सवाल पूछा। दरअसल उसने पूछा कि क्या मैं भूत प्रेत पर विश्वास करता हूँ और कहीं मैं उनको देखकर भाग तो नहीं जाता। और भी काफ़ी ऐसे सारे सवाल थे जो उसने मेरे सामने पेश कर दिए। मैंने उन सभी सवालों का जवाब काफ़ी संभल कर दिया और इतना अच्छा जवाब दिया कि मुझे उसी वक्त नौकरी पर रख लिया गया। उसके बाद मेरी बात वहाँ के बॉस से हुई तो उस बॉस ने मुझे आज ही काम पर जाने को कहा। फिर मैं उस बंदे के साथ में काम पर चला गया और मुझे लगातार 3 दिन तक उसी के साथ काम पर जाना था। लेकिन जैसे ही वो बंदा वहाँ का काम छोड़ने वाला था तो मुझे उसकी जगह पर काम करना था। अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा उतावला हो रहा था कि आखिर देखो तो सही कि काम कैसा है। फिर उसके बाद हम दोनों निकल पड़े। रास्ता काफ़ी ज़्यादा वीरान था। जहाँ तक हम लगातार चले जा रहे थे वहाँ तक मैंने रास्ते को एकदम वीरान ही देखा था। वहीं इक्की दुक्की गाड़ियाँ तो गुजर रही थी, लेकिन उसके अलावा सड़क के ऊपर किसी भी गाड़ी का ज़्यादा आगमन नहीं था। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही थी कि एक नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी कम गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने उस आदमी से बात की तो उसने बताया कि इस काम में काफ़ी ज़्यादा खतरा है और कभी भी हमें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है, मगर हम जितनी ज़्यादा सावधानी को बरतते हैं वही हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है। उस आदमी की बात में दम तो था, क्योंकि रास्ते से गुजरते वक्त
मैंने भी काफ़ी ऐसी चीज़ों को देखा था जो अंदर ही अंदर डर पैदा कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उस आदमी की एक एक बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मुझे बताया कि तुम इस नौकरी को मत करो। इस नौकरी के अंदर तुम्हारा बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है और तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन वहीं से मैंने उस आदमी की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इस आदमी की बॉस के साथ कुछ अनबन हुई है, जिस कारण से ये मुझे ऐसा बोल रहा है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं इस काम को 2-3 दिन करने के बाद देख लूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। उस दिन तो हम किसी तरह डिलीवरी की जगह पर पहुंच गए, लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे तो उस आदमी ने खेड़ी घाट के पास पहुंचते ही कहा, अब अपनी आंखें बंद कर दो और जब तक अपनी आंख मत खोलना तब तक मैं ना कहूँ। और उसके बाद उस आदमी ने अपनी बाइक को बहुत तेज़ी से भगाना शुरू कर दिया। बाइक इतनी तेज गति से भाग रही थी कि मेरी आंखें खुल तक नहीं पा रही थी। मेरी आंखों के सामने हवा का इतना ज़्यादा वेग था कि मैं अपनी आंख खोल तक नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और मैं अपनी आंख को खोल पाने में पूरी तरह से असमर्थ था और बाइक भी अब बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी। बस वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस आदमी ने एक जगह पर अचानक से ही बाइक को रोक दिया और बाइक को इस तरह से रुकता देख मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उस आदमी ने कहा, जैसा मैं करता हूँ तुम्हें भी इस काम के अंदर वैसा ही करना है, और याद रहे कहीं पर भी इस जगह के अलावा बाइक को रोकना नहीं है। फिर जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर 7 पीपल के पेड़ बने हुए थे और जो बहुत ज़्यादा लंबे और घने थे, जिनके नीचे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। देखने में ही वो बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे, लेकिन उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस काम को करने से पहले ज़्यादा ना घबराऊं, तभी मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। और उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, ठीक है भाई साहब, अब यहाँ से चलना ही ठीक होगा। लेकिन उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर रुकने का भी एक नियम है। जब हम डिलीवरी को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद यहाँ से लौटते हैं तो हमें जाते वक्त इस जगह पर रुकना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर हम इस जगह पर नहीं रुकते तो हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। और उस आदमी की बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन जैसा कि मुझे पहले भी बताया गया था कि इस काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, मुझे उनको पार करने के बाद ही इस सफ़र को अंजाम देना है, तो मैं मजबूर हो गया था। उसकी बात सुनने के बाद फिर उस आदमी ने अपनी बाइक को वहाँ से निकाल लिया। उस दिन तो बस इतना ही हुआ और फिर हम वापस से उस जगह से घर पर लौट गए। हालांकि आज मुझे रास्ते में इतना ज़्यादा डर तो नहीं लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था क्या मैं अकेला होकर इस काम को पूरी तरीके से कर पाऊंगा या फिर नहीं। फिर जब मैं वापस से घर लौट रहा था तो उस आदमी ने कहा, भगवान आपकी रक्षा करे। इतना कहने के बाद वो आदमी अब वहाँ से निकल गया था। मुझे उसके कहने का अंदाज़ थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ से गाने सुनते हुए अपने घर लौट गया। घर जाकर मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे आज एक जॉब मिल गई है और अब हमें पैसों के लिए इतना ज़्यादा भटकना नहीं होगा। उस दिन हमारे घर में एक अलग ही खुशी थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी काफ़ी राजी था इस बात को जानकर कि आज मुझे नौकरी मिल गई है और अब मुझे पैसों के लिए ज़्यादा भटकना नहीं होगा। एक तो उस कोरोना के दौर में मेरा पूरा का पूरा काम ख़त्म हो गया था और ऊपर से अब पैसों की कमी भी चलने लगी थी, जिस वजह से मैं तो बर्बादी की तरफ बढ़ गया था। खैर, फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मुझे कल से ही काम ज्वाइन करना है और मुझे एडवांस सैलरी भी चाहिए। मेरी बात को सुनकर मेरे बॉस ने मुझे एडवांस सैलरी देने के लिए तुरंत ही हाँ बोल दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस काम के अंदर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, वरना मुझे इतनी जल्दी एडवांस पेमेंट के लिए बॉस का हाँ मुमकिन नहीं था। फिर उसके बाद मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वो दूसरा ही दिन था जब मैं काम पर गया था। मुझे क्या पता था कि ये काम मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाएगा। जब मैं उस काम पर पहुंचा तो फिर मुझे हमेशा की तरह आज भी 17 नारियल लेकर यहाँ से निकलना था और लगभग 100 किलोमीटर जाने की ओर और 100 किलोमीटर ही आने की दूरी तय करनी थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को भगाना शुरू कर दिया और फिर मैं तेज़ गति से निकलने लगा। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या टाइम हो रहा था। जब मैं उस समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस समुद्र के किनारे आज एक आदमी मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहले दिन भी हमने वो सभी नारियल को उस आदमी के हाथ में थमा दिया था और आज भी मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस बॉक्स में मौजूद सारे नारियल उस आदमी के हाथ में थमा दिए
और उसके बाद मैं बस पलटने ही लगा। तभी उस आदमी ने कुछ कहा जिसको मैं समझ ही नहीं पाया। उसके अजीब से बोलबाल से मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझसे कहना क्या चाहता है। एक तो उस अंधेरी रात के अंदर ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और ऊपर से मुझे उस रास्ते का एक अजीब सा डर सता रहा था। उस वक्त मैंने इस काम को हल्के में नहीं लिया था और मैं बड़ी सावधानी को बरतते हुए उस काम को पूरा कर रहा था। कुछ देर तक तो मेरी बाइक इसी तरह सड़क पर चलती रही, लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक जगह पर अपनी बाइक को रोकना था। मैं उस जगह के बारे में तो भूल गया था। दरअसल मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी कि आखिर मुझे इस बाइक का ब्रेक कहाँ लगाना है। बस मैं इसी चीज़ का ध्यान देना भूल गया था कि मुझे अपनी बाइक को इस वक्त कहाँ पर रोकना है, और अब तक मैं अपनी बाइक को उस जगह पर रोकने में सक्षम नहीं हुआ था, जिस वजह से मेरे ऊपर खतरों का साया अब लगातार मंडराने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है, और अब मैं समझ गया था कि मैं उस जगह से आगे आ गया हूँ जहाँ पर मुझे अपनी बाइक रोकनी थी। फिर अचानक ही मैंने बाइक की रफ्तार को बढ़ा दिया और एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। बाइक इतनी ज़्यादा स्पीड में आगे जा रही थी कि अब अगर सड़क के बीच में भी कोई आता तो मैं अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता और बाइक को उसके अंदर ठोक देता। लगातार 10 किलोमीटर हाईवे तक मैंने बाइक को इसी तरह तेज़ रफ्तार में भगाया और उसके बाद मैं थोड़ा संतुष्ट हुआ, क्योंकि तब जाकर मुझे थोड़ा नॉर्मल महसूस होने लगा। और उसके बाद जब मैंने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा तो मुझे पीछे की तरफ कोई भी नज़र ही नहीं आया, और ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा सुकून मिला था। मुझे लगा कि कोई ज़्यादा मतलब का काम नहीं है, वो तो ऐसे ही पहले के कर्मचारी रोक देते होंगे, और यही सोचकर मैंने ठान लिया कि आज से मैं वहाँ पर बाइक नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद मैं वो सारा सामान डिलीवर करके वापस से घर पर पहुँचा, जहाँ पर मेरा बॉस मेरा इंतज़ार कर रहा था और उसे पूरे सफ़र के बारे में बताना था। तो मैं वहाँ जाकर सारी बात बॉस को बताने लगा। बीच में ही मैंने बॉस को बताया कि मैंने अपनी बाइक को कहीं पर भी नहीं रोका था जहाँ पर रोकनी चाहिए थी। ये सुनकर बॉस का दिमाग सनक गया और उसने कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि उस जगह पर बाइक को रोकना है, पता नहीं इसका अब क्या अंजाम होगा। ये कहकर बॉस वहाँ से चला गया, लेकिन मेरे मन ही मन ये बात खटक रही थी कि आखिर बाइक को वहाँ क्यों रोका जाता है और समुद्र के किनारे नारियल का क्या काम है। मैं इस चीज़ को जानने का उतावला होने लगा था। मेरे मन के अंदर भी काफ़ी सारे सवाल थे जिनका जवाब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर उसके बाद मैंने उन सवालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद अपने घर चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और मेरा दिमाग खराब सा हो रहा था। उस रात मैं रात के 2 बजे के लमसम अपने घर पर पहुंचा था और फिर जाकर मैं आराम करने लगा। सुबह के करीब 11:30 बजे के आसपास जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब धूप निकल चुकी थी। मेरे घर वाले भी अब अपने काम पर लग गए थे। हालांकि मेरा काम रात में था तो मुझे घर वाले आराम से सोने देते थे, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही एडवांस पेमेंट दे दिया था, तो भला वो मुझे इस काम को करने से क्यों रोकते। फिर उसके बाद सुबह के लगभग 11:30 बजे मम्मी मेरे लिए चाय लेकर आई, तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई कि उस काम के अंदर ऐसा क्या है और वहाँ रात में मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरी मम्मी ने कहा, बेटा ऐसे काम में बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। अगर तुमसे ये काम बर्दाश्त नहीं होता तो तुम इस काम को छोड़ सकते हो। लेकिन मैं उस वक्त इस काम को करने के पूरे मूड में था, तो मैंने इस काम को ना छोड़ना ही बेहतर समझा। और उसके बाद मैंने मम्मी को बताया कि काम के अंदर कुछ ज़्यादा खतरा नहीं लगा, बस मुझे इस बात को जानना है कि समुद्र के किनारे 17 नारियल का क्या काम और साथ ही बाइक को एक स्थान पर रोकने का क्या फ़ायदा होता है। ये सब बातें अभी भी मेरे दिमाग में किसी चक्रव्यूह की तरह घूम रही थी, जिनको समझ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, यानी कि अब मुझे फिर से अपने काम पर लौटना था। शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास मेरे लिए खाना बना दिया और फिर मैं खाना करके वापस से अपने घर से निकला और उस जगह पर पहुंच गया जहां से मुझे 17 नारियल की पैकिंग लेकर वापस से उस समुद्र की तरफ लौटना था। अब तो ये रोज रोज का सिलसिला हो गया था और जैसे कि मुझे आदत पड़ गई हो, लेकिन आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और भयानक रात होने वाली थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि आज मैं अपनी मौत को इतने करीब से देख लूँगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल पड़ा। मेरे बॉस ने मुझे बताया था कि मुझे रंगोली होटल से थोड़ा आगे जाने के बाद एक चौराहे के बगल में रुकना है और उस बाइक को बंद कर देना है, लेकिन बाइक का एक इंडिकेटर चालू होना चाहिए।
फिर उसके बाद मैंने अपने क़यामत की उस रात की शुरुआत कर दी जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक पड़ाव को पार करने वाला था। बाइक स्टार्ट की और तेज गति से मैं निकल गया। रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और रोज़ाना की तरह आज भी मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब तो जैसे आदत हो गई थी। जैसे जैसे मैं आगे निकल रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी और आज पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि कुछ होने वाला है जो मेरी सोच से बाहर है। फिर उसके बाद मैंने बाइक की स्पीड को बढ़ाया। जाते वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, बस अपनी बाइक को तेज़ रफ्तार से निकालना था और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी बाइक को काफ़ी तेज़ रफ्तार से उस रास्ते पर भगाना शुरू कर दिया और करीबन 1.5 या 2 घंटे के लंबे अंतराल के बाद मैं पहुंचा उस समुद्र के किनारे जहां मुझे 17 नारियल को उस आदमी के हाथ में थमाना था। लेकिन आज वो आदमी मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा था और अब मुझे सिर्फ उसका वेट करना था। करीब 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे वही अजीब सी वेशभूषा पहने वो आदमी अपनी ओर आता हुआ नजर आया। उस आदमी को अपनी तरफ आता देख एक पल के खातिर तो मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी, लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उस बॉक्स को उठाकर उस आदमी के हाथ में थमा दिया। जैसे ही मैंने उस आदमी के हाथ में उस बॉक्स को दिया तो पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई थी, क्योंकि पहली बार मेरे हाथ उस आदमी के हाथ से टच हुआ था। फिर उसके बाद मैं उस बॉक्स को उसके हाथ में देते ही तुरंत वापस पलट गया और उसके बाद बाइक पर सवार हुआ। इस बार मैंने अपनी बाइक की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। आज मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और मैंने अब तक अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा रखा था और मैंने तब तक अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा रखा जब तक कि मैं उस चौराहे के पास नहीं पहुंच गया। और जैसे उस चौराहे के पास पहुंचा तो मैंने अपने बॉस के बताए अनुसार वैसा ही किया, लेकिन आज मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। दरअसल मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी शर्ट को पकड़कर उसे धीमे धीमे हिला रहा है और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ से थोड़ा आगे गया तो फिर अचानक ही वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जो एडवांस पेमेंट था वो मेरे लिए मौत का एक कारण भी सिद्ध हो सकता था। दरअसल मैंने देखा कि बाइक के साइड मिरर में मुझे अपनी बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई नजर आ रही थी, जिसके हाथ में एक नारियल था और जो पूरा खून से सना हुआ था। और ये देखकर तो मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उस महिला ने उस नारियल को मेरे सर में दे मारा और मुझे इतनी ज़्यादा जोर से लगा कि मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा और उसी वक्त बाइक से डिसकंट्रोल हो गया। बाइक तो तेज रफ्तार में भाग रही थी तो बाइक अचानक से सामने वाले पाइप से टकरा गई और पाइप से टकराते ही मेरा जिस्म सीधा सड़क पर जा गिरा, जिस कारण से पूरे बदन पर गहरी चोट आ गई। इस वक्त मैं दर्द के मारे बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था और तो और मेरी आंखें भी अब खुल तक नहीं रही थी। मैं दर्द के मारे इधर उधर पसवाड़े फिर रहा था। तभी मेरी नज़र सामने की तरफ नजर आ रही एक महिला पर पड़ी। वो महिला मेरे पास पहुंची और उसने अचानक ही मेरे मुंह पर अपने जूते रख दिए और उसी वक्त मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि जब तक मुझे होश आया तब तक मैंने देखा कि मैं अस्पताल के एक बेड पर लेटा हुआ था और मुझे करीब 1 महीने के बाद होश आया था और मेरे सारे के सारे घर वाले भी मेरे बगल में बैठे हुए थे। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि उस हाईवे पर इस तरह की घटनाओं का होना एक आम बात है, लेकिन वहाँ ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसे जानकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। फिर शुरू हुआ एक ऐसी ही कहानी का सिलसिला जिसने मुझे डरा कर रख दिया था। दरअसल उन्होंने बताया कि समुद्र के किनारे 17 लाशों को दफनाया गया है और उन लाशों की पूजा करने वाला वहाँ का एक तांत्रिक है और वो तांत्रिक मेरे बॉस को हर महीने की एक बहुत मोटी रकम देता है। वो इतने ज़्यादा पैसे देता है कि मेरा बॉस मजबूरन उस काम को करता ही है और साथ ही एक कर्मचारी भी रखता है। उसकी आधी सैलरी वो उस कर्मचारी को दे देता है और आधी सैलरी खुद अपने पास रख लेता है। कहते हैं कि उन लाशों की पूजा करने के बाद उस तांत्रिक को कुछ दिव्य शक्ति प्राप्त होती हैं और फिर वो क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कुछ तांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। खासकर मुझे इस बात से बुरा लगा कि मेरा बॉस अपने मतलब के लिए दूसरों की जान खतरे में डालता है। अब मैं अपने बॉस से एक मीटिंग करना चाहता था और उसे कुछ बातों के बारे में बताना चाहता था कि वो हर किसी इंसान की ज़िंदगी को यूं ही खतरे में क्यों डाल देता है। मैं उसके ऊपर बड़े बड़े ताने मारने लगा था। फिर उसके बाद किसी तरह मेरी बॉस से मीटिंग हुई
तो वो सीधा अस्पताल के एक कमरे में पहुंचा। तो मैंने उसे सारी बात उसके सामने जाहिर की। तो मेरे बॉस ने बताया कि ये सब बातें झूठी है, वास्तविकता से रूबरू होने के बाद तो तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग मुझे बताना क्या चाहते हैं, मगर बॉस ने मेरे सामने कुछ ऐसी बातों को जाहिर किया जिसे सुनकर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद बॉस के प्रति मेरा लगाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने बताया कि पहली बार मैंने किसी को ये सारी बातें बताई हैं। दोस्तों, आखिर वो कौन सी बातें थी और वो कौन सी भयानक दास्तां जिसके बारे में बॉस ने मुझे गुप्त रहने को कहा। और साथ ही मैं ये सब बातें आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब बताने के बाद मेरी भी जान को पूरा का पूरा खतरा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।